स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन, सभी बच्चों का विकास बिल्कुल एक समान गति से होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, विकास जन्म के बाद कुछ वर्षों में रुक जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि वॉर्म टू टॉम विकास होता रहता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। आज हम टॉप 5 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो CTET में बार बार रिपीटेड आते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद CTET क्लियर किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मुझे पता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कहाँ से क्वेश्चन आना है। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। आज हम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो CTET में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिपीटेड देखा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, स्क्रीन पर आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक शिक्षक देखता है कि सभी बच्चों का विकास एक ही गति से नहीं हो रहा है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास अचानक होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। समझते हैं व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। मान लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, रीमा और श्रीमा। रीमा आपसे जल्दी सीख लेती है और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो अपनी गति से सीखता है, यही है व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बच्चे के विकास में सामान्यतः पहले सिर और ऊपरी शरीर का नियंत्रण विकसित होता है और बाद में पैरों का। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट, निकट से दूर, सिर से पैर की ओर निरंतरता का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। डायरेक्शन के ये 2 सिद्धांत है जो CTET में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हम उसको समझते हैं। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है। S फॉर C फॉर सिफेलो, C फॉर सिर, तो सिर से पैर तक। जो विकास सिर से पैर तक होता है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, उसको कहा जाता है सिफेलोकॉर्डल। और हमेशा याद रखना, जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो हमेशा कॉग्निटिव यानी कि माइंड से होगा, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, यानी कि सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी कि अंदर से बाहर की ओर होगा। तो हमेशा याद रखना प्रॉक्सिमोडिस्टल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में वो डेवलपमेंट आएंगे जो हमेशा फिजिकल होते हैं। आई होप कि आप सभी को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है और बाद में उंगलियों की सहायता से छोटी वस्तु पकड़ना सीखता है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास समान गति से होता है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहीं पर बच्चे गलती करते, नहीं को पेपर में पढ़ते ही नहीं है ध्यान से। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि क्वेश्चन को पेपर में ध्यान से पढ़िए, नोट को मत छोड़िए। ऑप्शन, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, विकास की सभी अवस्थाएं एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, विकास के विभिन्न पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। तो सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। विकास की सभी अवस्थाएं एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, ये गलत है। सभी अवस्थाएं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। ने अभी हाल ही में अपना एक पब्लिक नोटिस अलाउ किया है, अपनी वेबसाइट पे डाला है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूँ ये इन्फॉर्मेशन, आप सभी को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या है कि CTET एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, CTET अभी हाल ही में जो आपका 6 सितंबर को एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। क्यों हुआ है, उसका क्या रीज़न्स हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो आपके काम का है वो इतना है कि CTET अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है, यानी कि 6 सितंबर को अब नहीं होने वाला है। वो इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जिन लोगों ने CTET या टेट पास नहीं किया, जो टीचर्स भर्ती हुई है, तो उन्हें मौका मिला है कि वो भी टेट या CTET कर सकते। तो उनके लिए विंडो ओपन की गई है। 25/8/2026 से 1/9/2026 तक विंडो ओपन की गई है, यानी कि ये कुछ एक हफ़्ता दिया गया है। आप ये मत समझिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको डेट मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो
आपको एक अच्छा मौका है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकलन, विच मीन्स असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई क्या है, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। टीचर ने बच्चों से पूछा कि 5+3 कितना होता है। आरव कहता है 8, अन्ना कहती है 8, रोहन सोचता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही तो है आकलन, बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ कठिनाई है, यह जानना ही आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन, केवल बच्चों को अंक देना, केवल कमज़ोर बच्चों की पहचान करना, बच्चों के सीखने को समझना और उसमें सुधार करना, बच्चों की तुलना करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों के सीखने को समझना और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करके अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव करता है तो यह किस बात को दर्शाता है। ऑप्शन, आकलन केवल अंक देने के लिए है, आकलन सीखने में सुधार का साधन है, आकलन केवल शिक्षक के लिए है, आकलन का उद्देश्य प्रतियोगिता बढ़ाना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आकलन सीखने में सुधार का साधन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आकलन में टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चों से पूछा, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक ने फ्रैक्शन पढ़ाया, बच्चों से बीच में ही 5 प्रश्न यानी कि 5 क्वेश्चंस पूछे। इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन, यह आकलन पढ़ाई के दौरान यानी कि पढ़ाई के बीच में किया जाता है ताकि शिक्षक को पता चले कि बच्चा कितना सीख रहा है और उसे समझने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है। इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट टाइप है हमारा समेटिव असेसमेंट, विच मीन्स योगात्मक आकलन। नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक यानी कि सम का अर्थ होता है संपूर्ण। बहुत सिंपल है, इसे याद रखने का एक तरीका है। जब हम सभी ने बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़रूर दिए होंगे तो लास्ट में परीक्षाएं होती थी और हमको अंक दिए जाते थे, यानी कि संपूर्ण अंक। इसी को कहा जाता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछकर यह जानता है कि बच्चे विषय को समझ रहे हैं या नहीं। ये किस प्रकार का आकलन है। ऑप्शन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतिम आकलन। सही जवाब है ऑप्शन बी, रचनात्मक आकलन, विच मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। ऑप्शन, कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना, गृह कार्य की जांच करना, अध्याय के अंत में परीक्षा लेना, पढ़ाते समय बच्चों की गलतियों को सुधारना। सही जवाब है अध्याय के अंत में परीक्षा लेना। मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक है ये समेटिव में से सम निकाल लीजिए, टोटल यानी कि संपूर्ण। और हम ये संपूर्ण परीक्षाएं अंत में कब देते थे, बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे, अध्याय के अंत में परीक्षा लेना। क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।